इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। Hello to my super duper coolest buddies. How are you all? So guys, welcome to the Kelvin and welcome to the series. इस तरह के सवाल आएंगे इस साल। So guys, as we have already discussed the section A and section B of sample paper, now it's time to move forward to the section C of a 3 marks question of this sample paper. ठीक है, तो देखते हैं वो सेक्शन सी कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट है। वो 25 तक खत्म था, 25 तक। ये अब कहाँ से स्टार्ट है, 26 to 30। इनको शॉर्ट टाइप आंसर्स भी कहते हैं। सेकंड टाइप जो होते हैं 3 मार्क्स के होते हैं ये, और पहले सेक्शन बी जो था वो भी शॉर्ट टाइप थे, लेकिन फर्स्ट जो कि वो 2 मार्क्स के थे। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, कि ट्रांजिशन एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव क्यों करते हैं आखिरकार। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट बच्चों कैटलिस्ट की तरह इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की एबिलिटी होती है, और जो उनका सरफेस एरिया होता है एड्सॉर्प्शन के लिए वो काफी लार्ज होता है। मैंने यहाँ बात करी एड्सॉर्प्शन की, लेकिन होगा किसका एड्सॉर्प्शन उनके सरफेस पे, किसका, रिएक्टेंट का एड्सॉर्प्शन, फिर केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन, फिर प्रोडक्ट बाहर जाता है। तो यही थ्योरी तो होती है कैटलिस्ट की, कि वो एड्सॉर्ब करता है रिएक्टेंट को, केमिकल बॉन्ड बनाता है, फिर बाहर प्रोडक्ट दे देता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का लार्ज सरफेस एरिया होता है, और हमने एड्सॉर्प्शन में पढ़ा था कि एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना है। जितना ज्यादा एड्सॉर्प्शन उतना अच्छा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। तो कैटलिस्ट का भी लार्ज सरफेस एरिया होता है, इसलिए उसमें अच्छा एड्सॉर्प्शन होता है। अगर इसका करेक्ट आंसर आपको लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड function as a catalyst either because of their ability to change oxidation state, है ना, change oxidation state, और in case of a metal to absorb other substance, मतलब कि अपने पास दूसरे सब्सटेंस को एब्सॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्या होता है उनका, लार्ज सरफेस एरिया। फिर प्रोसेस होता है आगे का, एक्टिवेट कर देते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। और आपने देखा भी होगा बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब हम रिडक्शन करवाते हैं तो क्या यूज होता है, निकल का यूज होता है, प्लेटिनम का, पैलेडियम का, ये सब डी ब्लॉक के हैं, एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। और निकल तो इतना पावरफुल है कि वो फंक्शनल ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है सिंगल बॉन्ड पे, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना देता है ना, पढ़ा होगा आपने ऑर्गेनिक में। तो वही सब इसकी कहानी है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों काम करते हैं कैटलिस्ट की तरह। क्लियर है सबको? इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉपर की हम 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं निकाल पाते। कॉपर की 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि जो उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। वैसे भी कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1। तो वो स्टेबिलिटी हो जाती है कॉपर और जिंक के केस में ना, वो स्टेबिलिटी हो जाती है कि वो अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहे, एनर्जी जो चाहिए होती है रिमूव करने के लिए, जब वो 10 से फुली फिल्ड, जब डी के पास फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन हो वहां से निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए डिफिकल्ट है कि ग्रेटर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 की ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक तो एस से निकाल लिया, दूसरा भी एस से निकाला, उसके बाद जो डी पे बचे वो क्या देंगे, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वहां से मुश्किल हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो बिल्कुल ऐसे लिखोगे, आफ्टर द रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दे हैव अ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, है ना, विच रिक्वायर्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए। तो सो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2 फॉर कॉपर एंड हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर मेंशन करोगे। ठीक है, जरूर मेंशन करना है इसको, इसको बिना मेंशन किए मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्या हुआ इसमें, हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, कि कॉपर की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो आप जानते ही हो क्या होता है, क्या होता है, आर्गन। नंबर कितना होता है इसका, कौन बताएगा मुझे नंबर कितना होता है। नंबर इसका होता है कॉपर का 29, कॉपर का 29 होता है। कॉन्फ़िगरेशन जब लिखना हो तो उसका कैसे लिखेंगे, देखो, आर्गन 3d9 फिर 4s2, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा एक्सेप्शनली लिखते हैं, कैसे, आर्गन
3d10 4s1। तो इस तरीके से लिखोगे तो ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे भी देखो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन मतलब d ऑर्बिटल कितना स्टेबल है, ये स्टेबिलिटी के लिए हुआ है ऐसा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब यही होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो वो एनर्जी जब लगेगी तो जब वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उसमें, तो वहां से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये? ओके चलो, थर्ड इसका पार्ट बोला है Cr2O72 माइनस, Cr2O72 माइनस एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, जबकि WO3 एंड MO3 नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों है बच्चों ऐसा? ऐसा इसलिए होता है, देखो डी ब्लॉक की वैसे भी एबिलिटी है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए, जैसे कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, जो टंगस्टन और मोलिब्डेनम है ये ग्रुप 6 के हैं, ये अपनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना, समझ रहे हो? ये अपनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये रिएक्शन में जाने में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर पाते। ठीक है, तो Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन अपनी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो बिल्कुल जैसे देखो एनसीईआरटी की लाइन्स, ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है। एसिडिक मीडियम में क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि ये नहीं है, बिकॉज मोलिब्डेनम 6 एंड टंगस्टन 6 आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम 6। पहला पॉइंट ये हो गया ये अपने ग्रुप के मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 बहुत ही स्टेबल होते हैं। अब जो कोई स्टेबल होगा उसमें रिएक्शन थोड़ा धीरे ही होगी, तो यही बात है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेवियर एलिमेंट ऑफ हेवियर मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर मोर स्टेबल। आपको सबको पता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इसमें। ठीक है, तो इसलिए क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम 6 वो डाइक्रोमेट की फॉर्म में ही स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि ये नहीं होते। तो कोई ऐसा वो नहीं है, बस आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि डी ब्लॉक की ग्रुप 6 में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा जनरली फेवर होती है। फेवर होने का मतलब ये है कि वो स्टेबल होती है। स्टेबल होगी तो कम रिएक्ट करेगी, इसलिए क्रोमियम 6, जबकि क्रोमियम 6 डाइक्रोमेट की फॉर्म में एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको तीनों आंसर देने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक बाय हार्ट रटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, बार बार रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन, पढ़ते रहो पेपर के एंड तक समझ लो एक बार, फिर पढ़ते रहो। ठीक है, मैं भी रिवाइज करवाऊंगी एज यू ऑल नो। उसके बाद देखो और क्या पार्ट है इसका, वो भी डी ब्लॉक से लिया जाएगा। ओके, एक ग्राफ गिवन है टाइटेनियम टू जिंक, देख रहे होगे बहुत सुंदर सा ग्राफ गिवन है। इस ग्राफ के पीछे की कहानी क्या है जानते हैं? What is the story behind this graph? इसके पीछे कहानी ये पूछी गई है पहले पार्ट में कि ये ऐसा अजीब सा ट्रेंड क्यों आया है ई नॉट वैल्यू का। देख रहे हो ई नॉट वैल्यू का अजीब सा ट्रेंड, पर सर मेरा देखो ई नॉट का अजीब सा ट्रेंड क्यों आया है। देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा वैल्यू, कम ज्यादा वैल्यू, यहाँ पे तो देखो पॉजिटिव ही हो गई, फिर यहाँ पे नेगेटिव हो गई। ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, इस बेचारे के ग्राफ के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक जर्नल इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा या एक जर्नल डिक्रीज क्यों नहीं हो रहा, है ना? ये इसलिए होता है बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी की तरह। डी ब्लॉक के एलिमेंट है, बहुत नाटक करते हैं, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के बाद इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पे फर्क पड़ता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, कब स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसका आंसर? The general trend toward E naught value across the related to the general increase in sum of their first and second ionization enthalpy, first and second ionization enthalpy की वजह से ये ट्रेंड। तो ये इसका जनरल ट्रेंड है, आपको ऐसे ही बिल्कुल आंसर लिखना है इसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ये इसका जनरल ट्रेंड है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, टू द पॉइंट आंसर। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसके नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करूं मैं, तो पूछा गया है कि कॉपर का इतना यूनिक बिहेवियर क्यों है। कॉपर का देखो यूनिक बिहेवियर का मतलब कि ये कॉपर, ये रहा, ये कॉपर ग्राफ में देखो अपने
इधर देखो ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों शो कर रहा है जबकि सब तो नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। कॉपर के साथ ऐसा क्यों हुआ कि वो पॉजिटिव शो कर रहा है? कॉपर के साथ इसलिए ऐसा हुआ, एक तो उसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू का मतलब होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था हमने। पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू का मतलब ये है कि ये मेटल के साथ आपने जब ई नॉट, हम नर्स्ट इक्वेशन वगैरह पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो उसमें बहुत अच्छे से हम ये सब चीजें पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर 0 के नीचे आता है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू है ना, हाइड्रोजन के बाद कॉपर। तो वही चीज यहाँ पे ग्राफ में शो कर दी कि कॉपर का ई नॉट वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये हाइड्रोजन नहीं लिबरेट करेगा। मेटल की क्वालिटी क्या होती है, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, लेकिन कॉपर जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। क्यों नहीं लिबरेट करेगा भाई, इसकी तो 0 से नीचे आती है, हाइड्रोजन से भी नीचे आ रहा है ये। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है जो अपने से ऊपर वाला हो वही तो छोटे वाले को हटा सकता है, जो आपसे पावरफुल हो वही तो आपको हटा सकता है, वही तो आपको डिमिनिश कर सकता है। तो ऐसे ही कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे आता है तो हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर पाएगा जब तक इसके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ना आ जाए या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स ना आ जाए, जैसे कि HNO3 एंड H2SO4। ठीक है, सिर्फ HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब रिएक्ट करके इसने ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करी अपना, मतलब कॉपर था, कॉपर से कॉपर 2+ हो गया। जो एनर्जी कॉपर से कॉपर 2+ होने में लगी वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं हो पाएगी। ठीक है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो देखो इसका करेक्ट आंसर, स्टेबिलिटी ऑफ यूनिक बिहेवियर ऑफ कॉपर हैविंग अ पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू, पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू हो गई, और इनएबिलिटी टू लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 H2SO4 कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड इसमें क्या होता है, ओहो एक चीज नहीं बताई मैंने, कॉपर खुद ऑक्सीडाइज जाता है और एसिड रिड्यूस्ड होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस हो जाता है, एसिड रिड्यूस हो गए। यहाँ पे हाई एनर्जी जो लगी कॉपर से कॉपर 2+ बनने में, वो बैलेंस नहीं हो पाई इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से। तो ये थी कॉपर का यूनिक बिहेवियर और कॉपर की कहानी। कॉपर ऐसे यूनिक बिहेवियर शो करता है। तो आपको भी सब में से यूनिक होना है, बहुत अच्छे से पढ़ के एक शाइनिंग स्टार बन के बाहर निकल। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू ऑफ मैग्नीज एंड जिंक। मैग्नीज एंड जिंक कहाँ है भैया, ये रे मैग्नीज, ये रहा जिंक। देख रहे हो कितनी नेगेटिव वैल्यू है इनकी, मैग्नीज और जिंक की। यहाँ आ रहा है मैग्नीज, यहाँ पे आ रहा है जिंक। इतनी नेगेटिव वैल्यू क्यों है मैग्नीज और जिंक की? जब हम देखते हैं मैग्नीज की बात तो मैग्नीज का नंबर कितना होता है, 25। ओके, मैग्नीज का नंबर 25 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2। और अगर जिंक की बात की जाए तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 30 नंबर इसका, 3d10 और 4s2। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डी ब्लॉक, डी सबशेल जो है हाफ फिल्ड है और ये जिंक वाला जो है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। तो देख रहे हो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड की आपने स्टेबिलिटी के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा होगा। तो इसका रीजन क्या हुआ, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड शेल ऑफ जिंक एंड मैग्नीज। बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेनेशन, कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको पता है। देखो स्टेबिलिटी जो होती है हाफ फिल्ड डी सबशेल की, हाफ फिल्ड डी सबशेल की Mn2+ में, कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन की Zn2+ में रिलेटेड क्यों होती है, मोर नेगेटिव ई नॉट वैल्यू से। ठीक है, तो ई नॉट वैल्यू इनकी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि मैग्नीज 2+ और जिंक 2+ की हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड डी सबशेल होता है। ये हो गया इसका पार्ट 2 में, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 26 का ए पार्ट और बी पार्ट, मतलब और पार्ट में जो है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हो पूरा थ्योरी बेस्ड था, सिर्फ रटा हुआ होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज यूजुअल तो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इसमें हमें इंक्रीजिंग प्रॉपर्टी में स्पेसिफाई करना है, इनको ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले एनिलीन है, फिर इथेनमीन है,
फिर 2 इथाइल इथेनमीन है, इनकी सॉल्युबिलिटी बतानी है। कौन बच्चा बताएगा क्या होती है सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी किससे रिलेटेड होती है बच्चों की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कैसी है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें कैसी है, वो कितना पानी से अच्छा बॉन्ड बना रहा है, तो उनके बेस में। और एक चीज और है कि वो कितना बड़ा कंपाउंड है, जितना बड़ा कंपाउंड होगा वो उतना थोड़ा कम बनाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं हम। आंसर नंबर 27। आंसर कौन सा है ये? 27। रीजन मेंशन नहीं करना, सिर्फ आंसर मेंशन करना है। तो क्या आंसर होगा इसका? कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। सबसे कम सॉल्युबल इसमें से क्या होगी? एनिलीन। क्या होगी? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन क्या होती है? ये बेंजीन पे। उसके बाद क्या आएगी? 2 इथाइल इथेनमीन। 2 इथाइल इथेनमीन। 2 इथाइल इथेनमीन। ठीक है, उसके बाद क्या आया? सिर्फ इथेनमीन। इथेनमीन। ठीक है, ये इसका हुआ क्या? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्या हुआ ये? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑल्दो में रीजन मेंशन नहीं करना, बट मैं आपको बताऊंगी रीजन क्या होता है इसका। देख रहे हो आप इसमें एनिलीन के केस में कितनी बड़ी हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर रिपेलिंग। देखो ये कितना बड़ा ग्रुप है जो वाटर रिपेलिंग है। अब वाटर रिपेलिंग होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी पानी के अंदर, तो एनिलीन की सबसे कम सॉल्युबिलिटी हो गई। इथेनमीन और 2 इथाइल इथेनमीन की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें भी यही होगा। इसमें भी यही होगा कि 2 इथाइल इथेनमीन में क्या हो रहा है? बड़े ग्रुप है, 2 इथाइल ग्रुप है, और इथेनमीन में क्या है? सिर्फ C2H5NH2। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी होगी क्योंकि कार्बन की चेन थोड़ी कम लंबी है। एनिलीन के केस में बहुत हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलिंग, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ये इसका करेक्ट रीजन है। बाकी आपको रीजन नहीं, सिर्फ ऑर्डर मेंशन करना है तो आप ऑर्डर ऐसे ही मेंशन करेंगे। सेकंड पार्ट देखो, बॉइलिंग पॉइंट बताना है। बॉइलिंग पॉइंट के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर एंड मॉलिक्यूलर मास। जिसकी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा, और वैसे फिर कम होता रहता है। और जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते रहता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनामाइन और इथेनॉल। सबसे पहले देखो इथेनोइक एसिड। अगर मैं बात करूं इथेनोइक एसिड की, तो बच्चों इथेनोइक एसिड में क्या होता है? इथेनोइक एसिड CH3COOH। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए ऑक्सीजन के साथ। कितने आए? 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आए, जैसे कि देखो CH3, C डबल बॉन्ड O और OH। 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना ज्यादा हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो शो करेगा काफी अच्छी। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? इथेनोइक एसिड। किसका? इथेनोइक एसिड। कॉन्सेप्ट पीछे छुपा हुआ है, अभी तो इसमें आंसर ही लिखना है। तो कॉन्सेप्ट यही है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है इससे। ठीक है, बात करते हैं इथेनॉल की। तो इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। इससे कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है? 1। तो ये इथेनोइक एसिड से कम हुआ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी में थोड़ी कम शो करेगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ये इथेनमीन की। इथेनमीन का सबसे कम। ठीक है, इथेनमीन का सबसे कम, क्योंकि कोई ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए, और इसकी तो सॉल्युबिलिटी अमीन्स की वैसे भी अल्कोहल और एसिड से कमी होती है। ठीक है, ये क्या होगा? इथेनमीन। तो ये है इसका करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसका अगर थर्ड पार्ट देखें तो क्या बतानी है? बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है एक्वस फेज में। ये थोड़ा सा डामाडोल वाला क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा अलग अलग से है। अगर याद किया होगा जिसने उसके लिए बहुत ईजी है। मिथेनमीन, NN डाइमिथाइल मिथेनमीन और N मिथाइल मिथेनमीन। जनरली बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बच्चों? टर्शरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये पढ़ा है हमने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। लेकिन इसमें हमारे साथ क्या हुआ? इसमें हमारे साथ ये होता है मिथेनमीन। मिथेनमीन क्या होती है? CH3NH2।
ठीक है, ठीक है, CH3NH2, और फिर क्या होता है N मिथाइल मिथेनमीन, मतलब N पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक CH3 और एक और CH3, और दूसरा NN डाइमिथाइल मिथेनमीन। NN डाइमिथाइल मिथेनमीन क्या हो जाएगा, N पे 2 CH3 और 3 CH3 प्रेजेंट। ठीक है, NN डाइमिथाइल मिथेनमीन। ऑर्डर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ऑर्डर, बताओ क्या होना चाहिए। ऑर्डर होना चाहिए सबसे ज्यादा टर्शरी स्टेबल, फिर प्राइमरी स्टेबल, फिर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इन तीन ये ऑर्डर होना चाहिए। बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब सबसे ज्यादा बेसिसिटी टर्शरी की, क्योंकि देखो उसमें क्या क्या है, आई इफेक्ट भी है, प्लस आई इफेक्ट, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ क्यों नहीं होता। सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट। सबसे पहले सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी बताओ, सेकेंडरी वाले की, CH3NH CH3, CH3NH CH3, ये क्या हो गई सेकेंडरी। फिर आ जाती है प्राइमरी, फिर क्या आती है टर्शरी, अमीन। ठीक है, सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी। जबकि होना क्या चाहिए था, हम अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट की टर्शरी बहुत बेसिक होना चाहिए, फिर सेकेंडरी बहुत बेसिक होना चाहिए, फिर प्राइमरी बहुत बेसिक होना चाहिए, क्योंकि टर्शरी में तो 3 CH3 ग्रुप है, वो प्लस आई इफेक्ट देंगे। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बहुत बढ़ जाएगी, और क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के। ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बच्चों, जो टर्शरी में कहानी है ना टर्शरी की, यहाँ पे टर्शरी ने क्या खेल खेला, टर्शरी ने ये किया कि उसके साथ इतने सारे बड़े बड़े ग्रुप है, देख रहे हो CH3, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रुप है, तो वहां पे स्टेरिक इफेक्ट आ गया। स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस ने इसकी बेसिसिटी को कम कर दिया। क्या किया, स्टेरिक हिंड्रेंस ने इसकी बेसिसिटी को कम कर दिया, तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल हो गया, जबकि ये कहाँ चले गया, प्राइमरी से भी पीछे चले गया, है ना। सेकेंडरी तो टर्शरी के बाद सेकेंडरी तो था ही, तो सेकेंडरी वहां पे रहा, सेकेंडरी अपनी जगह पे रहा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि उस पर स्टेरिक इफेक्ट नहीं आया। उसका डोमिनेट क्या कर रहा है वहां पे, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, क्या डोमिनेट कर रहा है वहां पे, प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा दी नाइट्रोजन पे, उतनी नहीं बढ़ाई कि स्टेरिक इफेक्ट भी आए। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट तो है ही, लेकिन साथ में स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है प्लस आई इफेक्ट को। बाकी प्राइमरी अमीन बीच में आ गई, क्योंकि स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा था। तो आप ये लिख सकते हो, मतलब आपको तो ऑर्डर लिखना है, लेकिन क्या हुआ इसमें, एक तो क्या हुआ, स्टेरिक इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, किसकी वजह से, शॉर्ट मैं बता रही हूँ, ताकि जब आप रिवाइज करो मेरे नोट से तो आपको याद आ जाए कि मैम ने ये बताया था, स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट्स ओवर प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। इतनी सारी भीड़ भाड़ देख के, इतनी सारी भीड़ भाड़ देख के ये जो टर्शरी वाला है ये अपने आप को बेसिक कम कर पाया। ठीक है, तो वो पीछे हो गया एकदम कि मुझे बेसिक नहीं होना एक्वस फेज में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था इसके साथ, इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें तो प्लस आई इफेक्ट है, एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन पे। ठीक है, ये बढ़ गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये हो गया आपका इसका करेक्ट ऑर्डर कि कैसे कैसे क्या हुआ, एनिलीन, इथेनमीन, इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड, ये था इसका। अगर हम देखें अब इसका सेकंड पार्ट, तीनों के ऑर्डर बता दिए हमने, तीनों के ऑर्डर बता दिए, बिल्कुल बता दिए। गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेनमीन एंड एन डाइमिथाइल इथेनमीन। ठीक है, एन मिथाइल इथेनमीन और एन डाइमिथाइल इथेनमीन में हमें क्या बताना है, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन मिथाइल इथेनमीन एंड एन डाइमिथाइल इथेनमीन। एन मिथाइल इथेनमीन एन डाइमिथाइल इथेनमीन से हमें टेस्ट बताना है, बहुत ही फेमस टेस्ट है। क्या फेमस टेस्ट है ये, आंसर नंबर 27 का और पार्ट, आंसर 27 का और पार्ट। कौन सा टेस्ट होता है ये एन मिथाइल मिथेनमीन और एन
जब हम अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। सबसे पहले एन मिथाइल इथेन अमीन की कराते हैं, एन मिथाइल C2H5 CH3 C2H5, हाँ, और फिर CH3। ये कौन सी है, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ, तो वो प्रोडक्ट दे देता है ना। तो वो क्या देता है, प्रोडक्ट दे देता है ना, वो प्रोडक्ट दे देता है। लेकिन लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन, एक सेकंड रुको बच्चों, अगर हम सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो वो क्या देता है, हमें प्रोडक्ट दे देता है। ये बहुत फेमस सा टेस्ट था जो हमने पढ़ा था ना, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है, एक सुंदर सा प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे टर्शरी अमीन की रिएक्शन करवाते हैं, क्या करवाते हैं, टर्शरी अमीन की, क्या है टर्शरी अमीन, NN डाइमिथाइल इथेनमीन, NN डाइमिथाइल इथेनमीन। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, नो रिएक्शन। क्या होती है, कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या लिखोगे आप, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी टर्शरी अमीन, ये क्या हुई टर्शरी अमीन। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप सेकेंडरी अमीन से रिएक्ट कराओगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को आप टर्शरी अमीन से करवाओगे तो नो रिएक्शन। इवन प्राइमरी अमीन से भी मिल जाएगा, यहाँ पे तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है सेकेंडरी अमीन में, लेकिन प्राइमरी अमीन में पूरा अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या हुआ, ये टर्शरी अमीन से कोई रिएक्शन नहीं हुई। और इस टेस्ट का नाम क्या होता है बच्चों, हिंसबर्ग टेस्ट। क्या होता है इस टेस्ट का नाम, यहां लिखती हूँ, हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, जो किसके लिए होता है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के लिए, ठीक है। एम आई क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, कैसे हम डिस्टिंग्विश करवाएंगे, करवा देंगे सिंपल तरीके से, बस टेस्ट याद होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट याद हो जाएगा, क्यों नहीं याद होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है आपको, कैटालिटिक रिडक्शन लिखनी है नाइट्रोबेंजीन की, और उसके बाद क्या डालना है उसमें, ब्रोमीन वाटर। करते हैं चलो। ये समझ आया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाला टेस्ट जो क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट। अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2। कौन बताएगा मुझे कि बेंजीन की कैटालिटिक रिडक्शन में क्या मिलता है, क्या मिलता है बेंजीन की कैटालिटिक रिडक्शन में, कैटालिटिक रिडक्शन H2 और निकल। कैटालिटिक का मतलब अभी हमने पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों एक्ट करते हैं, तो वो निकल यहाँ पे आ गया रिडक्शन के लिए। इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है, पीछे का क्वेश्चन भी रिकॉल हो गया सेक्शन बी का, है ना। तो NO2 जो है उसमें अगर हम H2 और निकल डालेंगे तो क्या बनेगा कैटालिटिक रिडक्शन से, क्या बनेगा, एनिलीन। क्या बनेगा बच्चों, एनिलीन। हर रिएक्टेंट के नीचे उसका नाम लिखोगे एनिलीन, ये आ गया एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन में अगर हम ब्रोमीन वाटर डालते हैं Br2 और H2O, तो क्या मिलता है हमें, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। क्या मिलता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपाउंड, है ना। तो ये थी इसकी सेकंड पार्ट की कैटालिटिक रिडक्शन। रिएक्शन रटने वाली है आपकी कि पहले नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन से एनिलीन, एनिलीन में ब्रोमीन और पानी के साथ जब करवाएंगे तो ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। आप इसका नाम भी लिख सकते हो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये हो गया इसका नाम, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। फर्स्ट पार्ट में क्या था इसका, हिल्सबर्ग टेस्ट। सेकेंड पार्ट में था इसका कैटालिटिक रिडक्शन।
अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें पूछा है आउट ऑफ ब्यूटेन वनोल एंड ब्यूटेन वन अमीन विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर। बार बार क्या है, सॉल्युबिलिटी इज रिलेटेड टू किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ब्यूटेन वनोल का मतलब CH3 CH2 CH2 और OH, और ब्यूटेन वन अमीन का मतलब CH3 CH2 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 NH2, है ना। यहाँ पे एक और CH2 आएगा क्योंकि ब्यूटेन की बात है। ब्यूटेन वन ओल में और ब्यूटेन वन अमीन में कौन ज्यादा सोल्यूबल, ऑब्वियसली ब्यूटेनॉल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कौन सा आया इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो क्या बनाएगा वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतने अच्छे से नहीं हो पाती पानी में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ब्यूटेन वन ऑल। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना नाइट्रोजन से, तो क्या आंसर हो गया इसका, ब्यूटेन वन ऑल। तो ऐसे लिखोगे आप, ब्यूटेन वन ऑल आर मोर पोलर। पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब आप देखोगे पोलैरिटी चार्ज आएगी इसमें, CH3 CH2 CH2O लोन पेयर H, पोलैरिटी डेवलप होगी ऐसे ऐसे करके। तो क्या होगा, ब्यूटेन वनोल जो होते हैं ज्यादा पोलर होते हैं अमीन से, एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर देन अमीन। ठीक है ना, ये है इसका आंसर। तो समझ में आई इसके दोनों पार्ट, चॉइस वाले भी थे और हमने क्या करे इसके जो वैसे थे वो भी कर लिए। ठीक है जी, ये आपका हो गया क्या, दोनों पार्ट हो गए। सबसे पहले मैं आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, सॉलिबिलिटी में क्या है इनका ऑर्डर इंक्रीजिंग में, इथेनॉइक एसिड, इथेनामीन, इथेनॉल, बॉइलिंग पॉइंट। और इसमें क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर बिल्कुल सही समझना, स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है टर्शरी में आई इफेक्ट के ऊपर, लेकिन इसलिए सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल हो जाती है, बेसिक हो जाती है। और के पार्ट में केमिकल टेस्ट बताना था आपको। फेमस टेस्ट कौन सा है मींस का, हिंसबर्ग टेस्ट, वो याद करना है बहुत अच्छे से प्रॉपरली। उसके बाद कैटालिटिक रिडक्शन रटने वाली नाइट्रोबेंजीन की, फिर ब्यूटेन वन और ब्यूटेन वन अमीन। ये तो सब आप बहुत स्मार्ट हो, एक बार में बता सकते हो आंसर, है ना। हम तो CBSE का पेपर ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, वी आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, है ना। 28 पे चलते हैं। ओके, 28 क्वेश्चन ये कहता है कि एक मेटल है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है 2 क्यूबिक सिस्टम, जो FCC और BCC। 2 क्यूबिक सिस्टम है FCC और BCC, ठीक है। FCC का मतलब और BCC का मतलब, डेंसिटी का रेशियो निकालना है। डेंसिटी के रेशियो का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू M अपॉन में NA इंटू A की क्यूब। ये किया था डेंसिटी का फॉर्मूला हमने किया था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, जो मेटल है वो सेम मेटल है, वही सेम मेटल क्यूबिक में FCC में भी जा रहा है और BCC में भी जा रहा है। तो इसका मतलब क्या, इनका मास तो सेम ही है, तो उस मास से हमें कोई मतलब नहीं है मतलब। दूसरी बात क्या है, Z इनके अलग अलग होंगे, Z FCC का अलग होगा और BCC का अलग होगा। एज लेंथ इनकी अलग अलग होगी और एवोगैड्रो नंबर सेम होगा क्योंकि सेम मेटल है। तो देख लो, लिख लो पहले तो, Z फॉर FCC कितना होता है, Z फॉर FCC 4, Z फॉर BCC कितना होता है 2, है ना। FCC का A कितना गिवन है 3.5 और BCC का A कितना गिवन है आपको 3, इसमें आर्मस्ट्रॉन्ग में, ठीक है जी। अब डेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई यहाँ पे, क्योंकि M और Na तो बच्चों सेम ही है, तो मैं ऐसे कन्वीनियंट के हिसाब से लिख देती हूँ Z अपॉन में A की क्यूब। तो D1 अपॉन में D2 इज या DFCC अपॉन में DBCC इज इक्वल टू Z ऑफ FCC अपॉन में A की क्यूब ऑफ FCC, ठीक है, डिवाइड बाय ZBCC या ZBCC अपॉन में A की क्यूब ऑफ BCC, ठीक है। इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ZFCC, मैथ आती होगी आपको, सारे यहाँ पे आर्यभट्ट बैठे हुए हैं मेरे, है ना। A की क्यूब BCC अपॉन में ZBCC,
ठीक है, तो डेंसिटी का रेशियो निकालते हैं, डी एफ सी सी अपॉन में डी बी सी सी इज इक्वल टू, जेड कितना है एफ सी सी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, ए की क्यूब कितनी है बीसीसी के लिए 3 का होल क्यूब, और इसकी कितनी है 3.5 का होल क्यूब। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे डी एफ सी सी सॉल्व करेंगे इसे, अगर हम सॉल्व करेंगे डी एफ सी सी और डी बी सी सी का रेशियो, यहां से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी आपको, 4 से 2 कैंसिल करना, 3 का स्क्वायर को डिवाइड कर देना, तो आपका पता रेशियो क्या आएगा 1.26:1, ऐसा रेशियो आएगा आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, डेंसिटी एफसीसी रेशियो डेंसिटी बीसीसी, क्या आंसर हुआ 1.26:1। थोड़ा अजीब सा रेशियो आएगा ही आपका, थोड़ा कैलकुलेट करना वहां पे, तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, और ध्यान कॉन्सेप्ट यही है, डेंसिटी का फॉर्मूला Zm/n में एन क्यूब, बीसीसी एफसीसी का आपको पता होता है Z कितना है, आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्या है क्वेश्चन नंबर 29। 3 अमीनो एसिड्स है, 3 अमीनो एसिड आपको गिवन है, क्या क्या, एलेनिन, एस्पेरेटिक एसिड और लाइजीन। 2 ट्राइपेप्टाइड बनानी है इन अमीनो एसिड्स को यूज करके, और उसमें क्या दिखानी है, पेप्टाइड लिंकेज। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है ये। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको पता है पेप्टाइड लिंकेज कब बनती है, अमीनो एसिड्स आपको पता है प्रोटीन्स के पॉलीमर होते हैं, है ना। फिर क्या होता है आपका, ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगी और डाइपेप्टाइड कैसे, और पेप्टाइड बनेगी कैसे बच्चों, जब अमीनो एसिड्स का एक COOH ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का एक NH2 ग्रुप आपस में मिलके पानी को बाहर निकालते हैं, पानी को बाहर निकाल देते हैं, वाटर का एलिमिनेशन होता है, तो पहली पेप्टाइड बनी, पहली पेप्टाइड बनी, मतलब कि 2 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हुए उसमें, तो क्या हुई डाइपेप्टाइड, क्या हुई है डाइपेप्टाइड। अब डाइपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड कैसे बनेगी, जब हम 3 अमीनो एसिड्स को यूज करेंगे, मतलब एक का COH ग्रुप, दूसरे के अमीनो एसिड से NH2 ग्रुप, उससे हमने क्या बनाई डाइपेप्टाइड। उस डाइपेप्टाइड से हमने क्या करवाया, तीसरे अमीनो एसिड को रिएक्ट, फिर एक डाइपेप्टाइड का COH ग्रुप और तीसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, उससे हमने पानी बाहर निकाल दिया, क्या बनी हमारे पास ट्राइपेप्टाइड। तो ऐसे ही इन अमीनो एसिड से आपको 2 ट्राइपेप्टाइड बना के दिखानी है। देखो ये बनी पहले अमीनो एसिड से, और शो करनी है उसमें ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, ये रही ट्राइपेप्टाइड लिंकेज, ये रही पहली डाइपेप्टाइड बनी होगी ये हमारे पास, फिर हमने इस डाइपेप्टाइड से तीसरा अमीनो एसिड रिएक्ट करवाया, तो हमारे पास क्या आई, ये वाली ट्राइपेप्टाइड। ठीक है, इसमें भी अगर मार्क करें तो ये देखो, ये भी पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, ट्राइपेप्टाइड बनी है क्योंकि 3 अमीनो एसिड यूज करें, 1 2 और 3 अमीनो एसिड यूज करें। पहले डाइपेप्टाइड बनानी है, फिर तीसरी पेप्टाइड बनानी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो, वो तो आंसर हो गया, कैसे बनाते हैं, ये CH3 हो गई, ये CH लिया, हमने इसको COH लिख लिया और इसका हमने पानी बाहर ले लिया, ठीक है, ऐसे इसका ये दूसरा एस्पेरेटिक एसिड लूंगी, अब इस एस्पेरेटिक एसिड का मैं क्या यूज करूंगी, COOH ग्रुप, तो पहले मैं COH लिख लेती हूँ, ठीक है, इस CH से क्या अटैच्ड है CH2 और C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये अटैच्ड है। उसके बाद CH देखो यहाँ पे, इस CH से और क्या अटैच्ड है COH और NH2, है ना, देख रहे हो। अब यहां से मैंने पानी बाहर निकाल दिया, पहली पेप्टाइड डाइपेप्टाइड बनाने के लिए पानी बाहर निकाल, पानी बाहर निकालने के बाद क्या बनी पहली पेप्टाइड, CH3 CH COH NH बचा, वहां पे क्या आया C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बची पूरी लंबी चेन CH2 CH COH NH2, समझ रहे हो, ये बन गई क्या डाइपेप्टाइड, क्या बनी ये डाइपेप्टाइड, ऐसे बनाते हैं डाइपेप्टाइड। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। डाइपेप्टाइड को हमने अब लेकिन बनानी क्या है इसमें ट्राइपेप्टाइड,
ट्राइपेप्टाइड देखो, इसका मैं क्या यूज कर रही हूँ, CH3CH, सी, एक तो हमें पेप्टाइड लिंकेज ये मिल गई, ये CH, COOH, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 के बाद क्या है CH पे, इसका हम लेंगे NH2 ग्रुप, इस पेप्टाइड का क्या लेंगे NH2 ग्रुप। अब दूसरा अमीनो एसिड का, दूसरा अमीनो एसिड क्या है, दूसरा अमीनो एसिड ढूंढो, क्या है लाइजीन, लाइजीन का क्या ले रही हूं मैं COOH ग्रुप, क्या ले रही हूँ लाइजीन का COOH ग्रुप, ठीक है ना। लाइजीन का क्या लूंगी मैं ये वाला ग्रुप COOH ग्रुप। इस लाइजीन से क्या अटैच्ड है CH2 का होल 4 और NH2, ठीक है, ये तो है ही आपका। अच्छा देखो, अब मैंने इसका OH ग्रुप और NH2 ले लिया, तो फिर पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकालने के बाद फिर से -H2O लिखा, -H2O लिखने के बाद क्या बनी मेरे पास लंबी सी ट्राइपेप्टाइड, CH3 CH COOH, देख रहे हो, NH, C डबल बॉन्ड O, CH2 C COOH, यहां से क्या आई NH, C डबल बॉन्ड O, इस CH से एक NH2 लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है ये NH2 CH2 का होल 4, ठीक है। अब मुझे क्या मिली, दो ट्राइपेप्टाइड, क्या मिली दो ट्राइपेप्टाइड, कहाँ पे ये और एक ये पेप्टाइड लिंकेज, तीन अमीनो एसिड से मिलके क्या बनी ट्राइपेप्टाइड मिल गई मेरी। मैंने एक ट्राइपेप्टाइड आपको बना के देखनी है, बना के दिखा दी, दो आप दूसरी आप खुद बनाइएगा अपने घर पे प्रैक्टिस करके, बाकी ये बनी हुई है दूसरी, दो ट्राइपेप्टाइड बनानी है। तो जिसका आप क्या यूज करोगे NH2 ग्रुप, उसका दूसरे एसिड का आप NH2 ग्रुप यूज नहीं करोगे, दूसरे का क्या करोगे यूज COOH ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे होता है फिर पानी का एलिमिनेशन, तो ऐसे कराते हैं अपना ट्राइपेप्टाइड या डाइपेप्टाइड। उसके बाद एनिलीन को ज्विटरायन फॉर्म में लिखना है, एनिलीन ज्विटरायन फॉर्म क्या होते हैं, जिसमें एक NH2 ग्रुप हो एक COH ग्रुप हो, उसी को आप ज्विटरायन की फॉर्म में लिख सकते हो। तो देखो ये वाला एसिड एनिलीन है, ये आपका CH, NH3CO, CH3COH, ये ऐसा होगा कुछ CH, COH, NH2 और CH3, एनिलीन ऐसा है, लेकिन ज्विटरायन फॉर्म में लिखना है तो ये H प्लस किसके पास चले गया N के पास, यहाँ पे आया माइनस और यहाँ पे क्या आ गया प्लस, तो ये क्या हो गई आपकी ज्विटरायन। ज्विटरायन फॉर्म के लिए एक ग्रुप पे NH2 और COH होना काफी जरूरी है, ठीक है, एम आई क्लियर। चलो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 29। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हमें किस ऑर्डर में से अरेंज करना है, बॉन्ड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, F2Cl2 Br2 I2, सिर्फ अरेंज करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, थोड़ा एक्सेप्शन होता है इसमें, वैसे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होती है डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है बच्चों, सबसे ज्यादा किसकी होती है Cl2, फिर Br2, फिर F2, फिर I2, जबकि सबसे ज्यादा होनी किसकी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो होते हैं फ्लोरीन के लोन पेयर पे वो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं Cl2 से, इसलिए Cl2 में क्या हो गया बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई। अब लोन पेयर में जो इतना रिपल्शन होगा, जब लोन पेयर में F2 के इतना रिपल्शन होगा तो उसमें जो होगा बॉन्ड ब्रेक करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की कम हो जाती है। तो करेक्ट ऑर्डर हो गया ये, रीजन नहीं लिखना, रीजन आपके कन्वीनियंट के लिए बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अमंग द लोन पेयर इन F2 मॉलिक्यूल्स वेयर दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर इन केस ऑफ Cl2, मतलब कि बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मोर, यहाँ पे मोर भी आएगा, ठीक है, मोर होता है इन F2 मॉलिक्यूल वेयर दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर, जबकि Cl2 में बहुत पास होते हैं, पास होंगे तो इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना, सिंपल है ये बात। तो याद भी कर सकते हैं आपको, अगर ऐसे ही सिर्फ ऑर्डर लिखने को आए और रीजन लिखने को आए तो रीजन लिख सकते हैं।
बिस्मथ जो है वो पाई पाई पी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता। सबसे पहले तो बिस्मथ कौन से ग्रुप का है, फोस्फोरस वाले ग्रुप का है, नाइट्रोजन फोस्फोरस आर्सेनिक बिस्मथ, ठीक है, ग्रुप 14 का है। तो बिस्मथ देखो नीचे आता है बहुत, इसका एटॉमिक नंबर बहुत हाई भी होता है ना, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिस्मथ के बहुत लार्ज होते हैं, तो उतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती पी पाई बनाने के लिए, ठीक है। अब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो पी पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इस जैसे नाइट्रोजन है फोस्फोरस है, उनका एटॉमिक ऑर्बिटल इतने लार्ज नहीं होते, तो वो आराम से पी पाई बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन बिस्मथ के केस में ऐसा नहीं है। तो आप ये लिखेंगे कि इसलिए नहीं बनाता बिकॉज उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। और नाइट्रोजन एटम के बारे में लिख सकते हैं आप, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, पीपी आर्सेनिक आर्सेनिक ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और बिस्मथ कैसे एग्जिस्ट करता है, अपनी मेटेलिक बॉन्ड, एलिमेंट स्टेट में वो मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये था आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। 30 का सेकेंड पार्ट देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की लेस नेगेटिव होती है सल्फर से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी। देखो इसका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होता है, छोटा साइज होता है, इसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। क्या होता है इसमें, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है ना, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल में वो बहुत ज्यादा होती है देन 3p ऑर्बिटल, क्योंकि लास्ट में क्या आता है, जैसे ऑक्सीजन में 1s2 2s2 2p2, ये हो गया ऑक्सीजन का 6 एटॉमिक नंबर के हिसाब से 2p आया है। तो इस 2p ऑर्बिटल में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी रेदर देन इन 3p ऑर्बिटल ऑफ सल्फर से, ठीक है। इसलिए जो नया इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो बहुत कम अट्रैक्शन फील करेगा ऑक्सीजन की केस में, ठीक है। जब रिपल्शन ज्यादा होगी तो कम अट्रैक्शन फील होगी, और सल्फर में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से एडिशन जो होगा वो इजी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर का आंसर ये हो गया कि स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होगी कॉम्पैक्ट 2p ऑर्बिटल में वो बहुत ज्यादा होगी देन इन द रिपल्शन in 3p orbital of sulfur. Hence, new incoming electron feel less attraction in oxygen and more in sulfur, due to which addition become easy. जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, addition easy हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन तक कहाँ के, सेक्शन सी के। अब हम डिस्कस, देखो कैसे क्वेश्चन थे आप समझ गए, ज्यादा इस बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थे। पी ब्लॉक से भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये वाला, है ना, जाना जाना सभी है। और एनसीईआरटी का है तो एनसीईआरटी का ही, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उसके लिए, तो ये था उसका पूरा आंसर, इसी तरीके से लिखना है। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों सेक्शन डी, सबसे लंबा सेक्शन, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 तक क्वेश्चन। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करिए। अब हम सेक्शन डी में रॉक करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।